ग्लोबल आईटी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी सेकेंड ईयर वालों के लिए। उसका पार्ट ये 12 है। 11 पार्ट ऑलरेडी हो गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि विच स्पीड ऑफ मैक्सिमम डाटा सिग्नल इज कैरीड बाय द कैट 6। कैट 6 की बात कर रहा है। कल की क्लास में हमने भी कैट 6 ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बात की थी और एक टेबल हम पढ़े थे, तो उसी टेबल के अकॉर्डिंग ये कैट 6 के बारे में पूछ रहा था। कैट 3, 4, 5, 6। कैट 3 हमारा 10 एमबीपीएस था, कैट 4 हमारा 16 एमबीपीएस था, कैट 5 हमारा 100 एमबीपीएस था और कैट 6 हमारा 550 मेगाहर्ट्ज था। देख लेते हैं यहाँ पे भी हम एक बार कि कैट 3 हमारा 10 एमबीपीएस, कैट 4 हमारा 16 एमबीपीएस, कैट 5 हमारा 100 एमबीपीएस और कैट 6 हमारा 550 मेगाहर्ट्ज था। कल की क्लास में जो हमने टेबल सॉल्व किया था उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया था और यहाँ पे भी कल भी क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया था और इस क्लास में भी क्वेश्चन आ गया है कैट से। ठीक, कैट मतलब कैटेगरी बताया था, ये केबल की कैटेगरी है। ठीक है, किसके, कौन से केबल की? ट्विस्टेड पेयर केबल की। देखो ये लिखा है ना, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। इनके 4 कैटेगरी हैं हमारे, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। तो कैटेगरी 6 के बारे में पूछा है, तो अभी हमने यहां भी देखा और मैंने वर्बली भी आपको बताया कि कैट 6 का 550 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक, तो हम यहां आ जाते हैं और अपना 550 ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो 550 हमारा ऑप्शन में ये रहा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 166 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रिविएशन एचडीएमआई? संक्षिप्त नाम एचडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पढ़ा था हमने। तो अब आपको ऑप्शन देखना है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन देखेंगे तो हाई डेफिनेशन जहां होगा उस पर हम रुक जाएंगे। क्या इसमें हाई दिख रहा है आपको? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्या इसमें आपको हाई दिख रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले ऑप्शन में हमारा हाई दिख रहा है और हाई के साथ हमने क्या कहा? हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन, हाई उच्च परिभाषा की बात हो रहा है। ठीक, तो हाई डेफिनेशन क्या यहाँ है? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड भी आप हमेशा अपने साथ लेके चला करिए अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं हो रहा है या फिर क्लिक नहीं कर रहा है एग्जाम के टाइम में। तो ठीक, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी हम ये देख लेंगे और हमने इसका बताया हुआ था। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, उच्च परिभाषा मल्टीमीडिया इंटरफेस हमारा इसका जवाब होगा। ठीक है, तो होप ये वाली क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच टूल इज यूज टू कनेक्ट द केबल एंड को कनेक्ट करने के लिए टू लग टर्मिनल फॉर फर्म कॉन्टेक्ट एंड अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ लीड्स। अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ लीड्स, फर्म कॉन्टेक्ट के लिए केबल टर्मिनलों को जोड़ने और लीड्स को टूटने से बचाने के लिए, लीड्स को टूटने से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि क्रिम्पिंग टूल का हम उपयोग करते हैं। जो बहुत सारी पतली वायर्स होती है, जो केबल्स होती हैं हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल, उनको हम कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रिम्पिंग टूल का यूज करते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा बिल्कुल सही जवाब कि क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है केबल के टर्मिनलों को जोड़ने के लिए और जो हमारे लीड्स होते हैं उनको टूटने से बचाने के लिए। बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से उनको टूटने से बचाने के लिए हमारा क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम डायग्राम देख लेते हैं कुछ का। तो ये है हमारा केबल स्ट्रिपर। अब केबल स्ट्रिपर का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि केबल, इसमें हम जो ऊपरी लेयर होती है हमारी केबल की, प्लास्टिक की कवर की जाती है, उसको खींच करके बाहर करते हैं। स्ट्रिप का मतलब ऐसे पकड़ते हैं हम, उसको खींच करके बाहर कर देते हैं तो अंदर का वायर दिखने लगता है कि नहीं है? तो ये केबल स्ट्रिपर का डायग्राम है। ये हमारा केबल स्ट्रिपर है, हमने वायर रखा है इसके अंदर, इसको दबाया, उसके बाद हमने टर्न करके ऐसे ऐसे करके खींचते हैं ना, ऐसे करके। ठीक, अगर लेफ्टी है तो ऐसे करके खींचेंगे और राइट हैंड है तो इस तरह से खींचेंगे। ठीक, टर्न करके हमने खींचा और हमारा ये वायर
आ गया बाहर। ठीक, तो ये केबल स्ट्रिपर है। ये रहा हमारा क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल में ये आप सभी को पता है हैंडल है। ठीक, ये हमारी इसकी जॉ है, ये जॉ है और ये डाई है। ये यहाँ पे ही हमारा वायर रखा जाता है, यहीं पे हमारा वायर रखते हैं और दबा देते हैं तो वायर बिल्कुल फिक्स हो जाता है उसके जैकेट में। ठीक है, तो ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है, इससे हम वायर जोड़ने का काम करते हैं। अब सोल्डरिंग आयरन भी ऑप्शन में था, तो देखिए ये सोल्डरिंग आयरन दूसरे टाइप का है। सोल्डरिंग आयरन का इमेज सबने देख रखा होगा। ये टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी हो सकता है, जैसे पीसीबी पे ज्यादा गर्म सोल्डरिंग आयरन से करेंगे तो पीसीबी खराब हो सकती है, कई कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। ठीक, तो उस वजह से हमारा इसको सोल्डरिंग स्टेशन भी कहते हैं। ठीक, तो इसका काम क्या है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट है हमारा नोज प्लायर। तो क्यों पता है, नोज प्लायर में दो प्लायर यूज होता है, दो नोज यूज होते हैं। अब हमारा ऑप्शन में था, ये हमारा शॉर्ट स्नब है नोज प्लायर, और हमारा ऑप्शन में फ्लैट नोज प्लायर था। तो फ्लैट टाइप में हमारा जो उसका ये वाला जो सेक्शन होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर होता है दोनों में। तो होप ये चारों डायग्राम समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये सबके फिगर थे। ठीक, हमने सबके फिगर देख लिए साथ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखते हैं कि विच टाइप ऑफ केबल इज यूज इन सैटेलाइट रिसीवर। उपग्रह रिसीवर में किस टाइप का केबल यूज करते हैं, तो RG59 को हम सैटेलाइट रिसीवर में यूज करते हैं। RG59 को किस में यूज करते हैं, सैटेलाइट में, सैटेलाइट रिसीविंग में। और RG का फुल फॉर्म आपको कल हमने बताया था, रेडियो गाइड। ठीक है, RG का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, रेडियो गाइड होता है। और RG59 जो केबल है उसका हम सैटेलाइट रिसीवर में यूज करते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि बाकी जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है उनको क्या करते हैं। तो ये हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक, CT100 हमारा किस लिए यूज होता है, हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमारा CT100 यूज होता है। साथ ही साथ RG9 का भी देख लेते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारा RG9 ट्रांसफर करता है। ठीक, तो RG9 का काम क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि उच्च आवृत्ति के सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम हमारा ये RG9 कर रहा है। RG9 केबल, RG59 केबल क्या कर रहा है, हमारा सैटेलाइट रिसीवर में यूज होता है। CT100 कहाँ यूज हो रहा है, हमारा हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर में हमारा CT100 यूज हो रहा है। और साथ ही साथ हमें पता था, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि RG6 जो हमारा यूज होता है वो केबल टीवी सिग्नल में यूज होता है। किस में यूज होता है हमारा, ये हमारा केबल टीवी सिग्नल में यूज होता है। तो पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत सारे RG को सॉल्व किया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे ही यहाँ पे जितने ऑप्शन आए हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ताकि इससे रिलेटेड और कहीं क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन ना फंसे। सारे के आंसर हमें पता होने चाहिए कि RG6 कहाँ यूज होता है, RG9 कहाँ यूज होता है, RG59 कहाँ यूज होता है और CT100 कहाँ यूज होता है। बाकी RG हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए हमारा CT100 यूज होता है, सैटेलाइट रिसीवर के लिए हमारा RG59, RG9 हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग होता है और RG6 हमारा केबल टीवी सिग्नल में यूज होता है। अब इसमें हम हिंदी में बताने का कोई मतलब नहीं है कि उच्च गति के डाटा को ट्रांसफर करता है और उच्च आवृत्ति सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। सैटेलाइट रिसीवर, उपग्रह रिसीवर में RG59 केबल का यूज होता है। केबल टीवी सिग्नल में हमारा RG6 का उपयोग होता है। ठीक, तो होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह रिसीवर की बात कर रहा है तो अभी हमने बताया कि RG59 जो है हमारा सैटेलाइट
रिसीवर ही सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, और इसे देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलो देखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 या Z0 ऑफ BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर की बात हो रही है। हमने आपको बताया था BNC कनेक्टर में इम्पिडेंस Z0 या तो 75 ओम से कनेक्टेड होता है या फिर हमारा 50 ओम से कनेक्टेड होता है। अब क्या ऑप्शन में आपको 50 ओम दिख रहा है? तो नहीं, हमें 50 ओम नहीं दिख रहा है, 75 ओम दिख रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। क्यों डी ऑप्शन होगा? क्योंकि हमारा बीएनसी जो कनेक्टर होता है मैक्सिमम हमारा 75 ओम की केबल से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। और 50 ओम से भी कनेक्ट होता है। अब कौन कौन से वाले 50 ओम से होते हैं और कौन कौन से वाले 75 ओम से होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कनेक्टर इज यूज्ड एज अनबैलेंस ऑडियो केबल। अब ऑडियो केबल की बात कर रहा है, वो भी अनबैलेंस ऑडियो केबल, असंतुलित ऑडियो केबल पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? जब हमारा अनबैलेंस ऑडियो सिग्नल मिल रही है तो किस केबल का उपयोग करके हम बिल्कुल सही यूज कर सकते हैं? तो हमारा RCA केबल का उपयोग हम कर सकते हैं। किसका? RCA केबल। अब RCA केबल के बारे में पढ़ना है तो हमें इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, बीएनसी का फुल फॉर्म हमने कल बताया था, नेट कनेक्टर। ठीक है, और एफ कनेक्टर और टीआरएस। टीआरएस का फुल फॉर्म हमने कल बताया था आपको, टिप रिंग स्लीव। ठीक, टिप रिंग और स्लीव। आइए इनके फिगर देख लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा RCA कम कनेक्टर है। फुल फॉर्म अभी हमने बताया, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये वाली जो पिन है हमारी, ये क्या कह रहा है? सेंट्रल कंडक्टर है। ये जो भाग है ये हमारा इसका सेंट्रल कंडक्टर है। ये हमारा उसका मेटल आउटर कवर है मेटल का। ठीक है, ये हमारा जो होल है और स्क्रू का पूरा फंक्शन है, होल और स्क्रू का। ठीक है, इसको यहाँ पे और मैग्नीफाई करके दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लैंप लीड है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्लैंप लीड कह रहे हैं। और ये हमारा पीवीसी कवर है। इस प्लग में ये पीवीसी कवर है। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एफ कनेक्टर, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब ये वाला जो पार्ट है वो ही ये वाला पार्ट है हमारा इनर पिन, इसको कहते हैं। ये हमारी मेटल की बॉडी है, ये भी हमारा मेटल का बॉडी है। और ये हमारा जो है ये पार्ट हमारा हाउसिंग है। ये देखिए यहाँ पे जो शेप है, ये कैसा शेप है? हेक्सागोनल शेप है। कैसा शेप है हमारा? हेक्सागोनल। अब इसका और इसका फिगर देखने में सेम है बट ये सेम नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे हेक्सागोनल शेप लगा हुआ है, यहाँ पे ये थ्रेड्स बने हुए हैं और हमारा इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। और इसमें हमारा ये यहाँ पे हमारा सेंट्रल कंडक्टर निकला हुआ है। अभी हमने बताया आपको कि RCA जो प्लग होता है ऑडियो केबल में, अनबैलेंस ऑडियो केबल में उपयोग होता है। बिल्कुल, ये हमारा अनबैलेंस में ऑडियो केबल में यूज होता है। और बीएनसी हमने बताया था कि वीडियो और नेटवर्किंग में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म हमने पिछली स्लाइड पे लिखा, वीडियो एंड नेटवर्किंग में। ठीक है, वीडियो सिग्नल और नेटवर्किंग सिग्नल में हमारा बीएनसी यूज होता है। ये हमारा एनालॉग और डिजिटल दोनों में यूज होता है। तो बीएनसी केबल जो हमारा होता है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही उपयोग होता है। और एफ कनेक्टर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि केबल टीवी सर्किट में हमारा एफ कनेक्टर उपयोग होता है। केबल टीवी कनेक्टर।
ठीक, और ये इस फिगर से तो आप अच्छे से बहुत वाकिफ होंगे। ये हमारा TRS फिगर है, T फॉर टिप, R फॉर रिंग, S फॉर हमारा स्लीव, और ये हमारा मोनो TS भी होता है, T फॉर टिप और S फॉर स्लीव। सिर्फ केवल ये दोनों भी हमें पाए जाते हैं इसमें। अब इसका काम क्या होता है, मोबाइल जैक में हमारा जब स्टार्टिंग में आए थे तो इस टाइप के कनेक्टर्स यूज हुए थे ऑडियो जैक के लिए, ताकि हम म्यूजिक या बात करने के लिए ईयरफोन में ऐसे कनेक्टर थे। ठीक, अभी भी ये वाले चलते हैं चार्जिंग वगैरह के लिए। तो ये जो हमारा ये टिप दिखा रहा है, ये देखिए बिल्कुल इस टाइप का जो शंकुनुमा बना हुआ ये टिप है हमारा। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन, ये हमारा रिंग कहला रहा है, और लास्ट वाला पोर्शन हम जिसको हम कॉमन कह रहे हैं वो हमारा क्या है, स्लीव है। ठीक है, तो TRS हमारा ऑडियो के लिए यूज होता है, हमने बताया। एफ कनेक्टर केबल टीवी सर्किट में यूज होता है। BNC हमारा वीडियो और नेटवर्किंग सर्किट में यूज होता है, और एनालॉग और डिजिटल में भी यूज होता है। तो ये रहे फिगर हमारा, और इस फिगर को हमने अच्छे से समझ लिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा RCA प्लग। RCA प्लग ही जो है हमारा अनबैलेंस ऑडियो केबल में उपयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसमैच इन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 विथ 50 ओम टू 75 ओम कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में अगर हमारा मिसमैच हुआ 75 ओम और 50 ओम का, तो हमारा क्या होगा, उसके इफेक्ट क्या होंगे, मिसमैचिंग के इफेक्ट क्या होंगे। 50 ओम से 75 ओम, 50 ओम से 75 ओम इफेक्ट समाक्षीय केबल के साथ विशेषता प्रतिबाधा Z0 में बेमेल का प्रभाव क्या होगा। क्या कोई सिग्नल नहीं ट्रांसमिट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा मिसमैच है, मान लो दो पाइप लगी हुई है, तो इसमें से अगर पानी भेजा जा रहा है, तो क्या पानी दूसरे वाले पाइप में बिल्कुल नहीं जाएगा? अगर मिसमैच हो जाएगा तो नहीं, पानी तो जाएगा। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो नो वीडियो सिग्नल लिखा हुआ पहला, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट हो जाएगा। ठीक, RF सर्किट फेल, क्या सर्किट फेल हो जाएगी? नहीं, काम तो हमारा हो ही रहा है। और क्या हमारा कोएक्सियल केबल बर्न हो जाएगा, यानी क्या पाइप खराब हो जाएगी अगर वो नहीं जाएगी? तो पहली बात तो हमारा कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, वहां पे वीडियो जा रही है, बस मिसमैचिंग का काम हो रहा है, और RF सर्किट भी नहीं फेल हो रहा है वहां पे, और ना ही कोएक्सियल केबल खराब हो रही है। तो इस तरह से पानी के पाइप की तरह आपको लेकर के समझाया जा रहा है। तो इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ा दिमाग यूज करेंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, हमारा कंपोनेंट हीट हो जाएगा, मिसमैच होगा तो कंपोनेंट हीट हो जाएगा, और यही घटकों का ताप बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इस कारण से हमारा जब मिसमैचिंग का काम होगा तो क्या होगा, कंपोनेंट हीट हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसमैचिंग इन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0। ठीक, क्या होगा, हमारा कंपोनेंट हीट हो जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 172 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 173, Why the cotton braid is provided in between the leads and shield of audio cable? ऑडियो केबल के लीड और शील्ड के बीच में कॉटन ब्रेड क्यों दिया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो, कॉटन ब्रेड होता क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की तरह होता है, जो कि हमारे कनेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे एक शील्ड है, ठीक, तो वो सारी इंटरफेसेस से उसको बचाएगा, सारे नॉइज प्रॉब्लम से उसे बचाएगा। ठीक, और साथ ही साथ जब वो क्रॉस इंपैक्ट नहीं होने दे रहा है, कोरिजन वगैरह नहीं होने दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। क्या ऑडियो शील्ड के बीच में कॉटन ब्रेड क्यों दिया जाता है, क्या हो रहा है हमारा, उससे फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। देखो, प्रोटेक्शन दे रहा है, वो शील्ड बना हुआ है, शील्ड EM वेव से प्रोटेक्शन दे रहा है। साथ ही साथ हमारा जब ये EM वेव से प्रोटेक्शन दे रहा है, कोरिजन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक, EM वेव से प्रोटेक्शन दे रहा है, कोरिजन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इम्पैक्ट कोई भी बाहरी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और
जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कोई भी वैसा इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बैड इंपैक्ट हमारे केबल पे नहीं आ रहा है, जिससे हमारा जो केबल है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द केबल क्या, फिर से हम पढ़ते हैं, कॉटन ब्रेड की बात हो रही है। हमने आपको क्या समझाया, कॉटन ब्रेड के कुछ एप्लीकेशन या कह लो इसके मीनिंग कि क्या होता है, क्या करता है। ये करता है जिस वजह से हमारा जो कॉटन ब्रेड यूज हुआ है उसकी वजह से हमारे जो केबल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी केबल में क्या आता है, लचीलापन आता है। कैसे आता है लचीलापन, हमारे कोरिजन से बचाएगा, प्रोटेक्शन ईएम से बचाएगा, और साथ ही साथ हमारा सील्ड बन करके इंपैक्ट से बचाता है, जिससे हमारा केबल में लचीलापन आ जाता है। तो कॉटन ब्रेड क्यों यूज होता है, लचीलापन के लिए यूज होता है केबल में। ओके, होप ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कॉटन ब्रेड क्यों उपयोग में लाया जाता है, बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई मोर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स एंड थिकर गेज वायर इज यूज्ड फॉर हाई पावर एम्पलीफायर टू कनेक्ट अनदर लोकेशन। क्यों किसी अन्य स्थान को जोड़ने के लिए उच्च शक्ति एम्पलीफायर के लिए अधिक संख्या में स्ट्रैंड्स और मोटी गेज तार का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल जब करंट में, लाइन में जब करंट जाएगा तो हीट होगा, हीट जनरेट होगा। अब जब हीट जनरेट होगा तो लाइन में लॉसेस भी होंगे। तो उस लाइन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हमारा मोटी तार उपयोग की जाती है। ठीक है, पतली तार होगी तो करंट ज्यादा जाएगा तो हीट ज्यादा होगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं, क्यों किसी अन्य स्थान को जोड़ने के लिए उच्च शक्ति एम्पलीफायर के लिए, हाई शक्ति एम्पलीफायर की बात कर रहा है, अधिक संख्या में स्ट्रैंड्स और मोटी गेज तार का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, हमारा टू अवॉइड लाइन लॉस, लाइन हानि से बचने के लिए मोटी तारों का उपयोग लाइन लॉस में जो हानियां होती हैं उनसे बचने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या पावर बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। अनवांटेड सिग्नल वाला हमने कल ही कर लिया था, और सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मोटे तारों का उपयोग नहीं होता है। वो जो भी हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रही है, उनको बचाने के लिए हमारा क्या यूज करते हैं, मोटी तारों का यूज करते हैं। टू अवॉइड द लाइन लॉस, लाइन लॉस से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बची रहे, ज्यादा लॉस ना हो, इस वजह से हमारा यूज करते हैं। तो 174 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग बेयर कोएक्सियल केबल विदाउट एंड कनेक्टर। अब पूछ रहा है अंत कनेक्टर के बिना नंगे समाक्षीय केबल का उपयोग करने का क्या प्रभाव होता है। एक चीज देखिए, जब आप खुले तार को कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तब तो काम चल जाता है। बट अगर तार बहुत छोटी छोटी हो, फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात हो रही है, तो वहां पे हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, कनेक्टर का। अंत कनेक्टर लिखा हुआ है, एंड कनेक्टर जिसको कहते हैं हम, तो उनका उपयोग करना रहता है। जैसे ये है, ठीक, ये कहीं फिक्स नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ ऐसा लगा देंगे ताकि ये कहीं फिक्स हो जाए। तो ये जो लगा रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, कनेक्टर कह रहे हैं। तो कह रहा है बिना उसके अगर हम फिक्स करेंगे तो लॉसेस भी होंगी, प्रॉब्लम भी होगी, ये कनेक्ट भी नहीं होगा। तो कनेक्टर के बिना नंगे समझे केबल का उपयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिसमैच हो जाता है। जैसे लोड से अगर हम ले करके जा रहे हैं, हमारा कनेक्शन और लोड पे कनेक्शन हुआ है, वहां पे अगर हम कनेक्टर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो मिसमैचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है, हमारा मिसमैचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। वोल्टेज रिड्यूस का कोई मतलब नहीं है, करंट इंक्रीज नहीं होगा। अभी हमने बताया आपको कि कनेक्शन, जैसे आपने मोटे तार है वो तो कर दिए, लेकिन जो बहुत पतले पतले तार हैं, जो कि बहुत हेयर से भी पतले होंगे अगर, तो उनके लिए वो पूरा एक फ्लेक्सिबल जैकेट बना रहता है और उसमें कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक, कनेक्टर हमारा दूसरी जगह जाके कनेक्ट होता है। केबल एंड कनेक्टर ने पढ़ा होगा। ठीक, वायर रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 175 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, मिसमैच द
लोड, लोड में हमारी मिसमैचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर शॉर्ट वेव। SW की बात कर रहा है, ठीक, शॉर्ट वेव फुल फॉर्म लिखा हुआ है बैंड। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड पढ़ी थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, और उस टेबल को हमने अच्छे से देखा था। अब हम यहां पर भी देख लेते हैं कि शॉर्ट वेव बैंड के लिए पूछ रहा है आवृत्ति की सीमा क्या है। ठीक है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं अपना टेबल। तो टेबल में क्या दिखा रहा है, बैंड और फ्रीक्वेंसी। तो बैंड ELF एक्सट्रीमली कम फ्रीक्वेंसी वाले बैंड की बात कर रहा है। तो ये हमारा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 से 30 हर्ट्ज तक होती है। SLF सुपर लो फ्रीक्वेंसी 30 से 300 हर्ट्ज तक। ULF अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी 0.3 से 3 किलो हर्ट्ज तक, या कह सकते हैं 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 से 30 किलो हर्ट्ज तक। लो फ्रीक्वेंसी हमारी 30 से 300 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, MF मीडियम फ्रीक्वेंसी हमारी 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज तक होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हमारी 30 से 30 मेगा हर्ट्ज तक होती है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है, 30 से 30,000 मेगा हर्ट्ज तक। UHF की बात करें तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज, 30 से 300 गीगा हर्ट्ज हो जाएगा ये, ठीक, गीगा हर्ट्ज। फिर 3 से 30 गीगा हर्ट्ज। SHF की बात करेंगे तो हम 30 से 30 गीगा हर्ट्ज हो जाएगा। EHF की बात करेंगे तो 30 से 300 गीगा हर्ट्ज हो जाएगा। और THF की बात करेंगे, ट्रेमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो 0.3 से 3 टेरा ट्रेमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हमने देख लिया इसको। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है SW के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जितना भी पढ़ा, क्या उसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा है हमारा 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो हमारा शॉर्ट वेव होता है। क्या होता है? हमारा शॉर्ट वेव होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 176 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस ब्लॉक डायग्राम का नाम बताना है आपको कि ये कौन सा ब्लॉक डायग्राम है। तो पहली बात तो ये हमारा TRF का ब्लॉक डायग्राम है। किसका है? TRF रिसीवर का हमारा ब्लॉक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हमें देखना है कि है क्या क्या चीज। तो इस डायग्राम में हमारा सबसे पहला है RF एम्पलीफायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट RF एम्पलीफायर, सेकेंड RF एम्पलीफायर, फिर एक डिटेक्टर लगा है। RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी दी गई, एंटीना से हमारा कैप्चर किया गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें आया। अब फर्स्ट स्टेज से ये सेकेंड स्टेज को दिया, फिर सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर में ये और एम्पलीफाई हुआ, ये डिटेक्टर को दिया, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट किया, फिर ऑडियो एम्पलीफायर में गया। अब यहां पे हमारा क्या हो रहा है? ऑडियो एम्पलीफिकेशन का काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पावर एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, फिर उसका पावर एम्पलीफायर करके हम स्पीकर में दे देते हैं। तो ये सब जो है ऑडियो एम्पलीफायर के ही रूप है। तो TRF रिसीवर का ये रहा हमारा फुल फॉर्म, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी। ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी इसका फुल फॉर्म होगा। TRF रिसीवर का आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा FM रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। FM रिसीवर, सैटेलाइट रिसीवर और सुपर हेटेरोडाइन। ये हमारा FM रिसीवर का डायग्राम है और ये हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का डायग्राम है। अब देखो दोनों डायग्राम लगभग सेम लग रहे हैं, बस इसमें फर्क है AGC का, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का। किसका हमें फर्क लग रहा है यहाँ पे? ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल।
चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि जो हमारा सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर है, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इस फिगर को बना के बोले, जैसे ब्लॉक डायग्राम बनाया था इस वाले क्वेश्चन में, और आपसे पूछा कौन सा वाला ये है, तो हमें सबका पता होना चाहिए। ठीक, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको बना करके देखिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा एंटीना से लिया आरएफ एम्पलीफायर में, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन हुआ, फिर ये मिक्सर में गया और यहां से लोकल ऑक्सीलेटर से हम सिग्नल दिए यहाँ पे। ठीक, मिक्सर में ये दोनों सिग्नल को मिक्स हुआ, फिर ये हमारा चला गया आईएफ एम्पलीफायर एंड फिल्टर में। ठीक, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और यहाँ फिल्टरिंग का भी काम हो रहा है। फिर हमारा डीमोडुलेट हो रहा है, यहाँ पे डीमोडुलेशन का काम हो रहा है। अब ये जो चैप्टर है ये हमारा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का, ये जब चैप्टर समझोगे तो बहुत अच्छे से सबका अलग अलग काम डिस्क्राइब हुआ है। ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन का काम होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि इसको कन्वर्ट करना डिजिटल में, अब फिर डीमॉड्यूलेशन हम वापस से इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ये एएफ एम्पलीफायर में गया, यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सुनने लायक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्पीकर में चला गया। तो ये किसका ब्लॉक डायग्राम है? सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का, सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये भी सेम टू सेम है, आरएफ एम्पलीफायर है, मिक्सर है, लोकल ऑक्सीलेटर है, आईएफ एम्पलीफायर है, लिमिटर लगा दिया गया है यहाँ पे, और रेशियो डिटेक्टर जो कि रेशियो को डिटेक्ट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटर और डी एम्फेसिस का काम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर है। और एक नया हमारा लग गया है जो फीडबैक देने का काम कर रहा है, एजीसी यानी कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, जो भी गेन हो रहा है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग का हो रहा है काम। तो ये कौन सा वाला डायग्राम है हमारा? ये डायग्राम है हमारा एफएम रिसीवर का। ठीक है, ये हमारा सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, एफएम ट्रांसमीटर का डायग्राम है। तो यहाँ पे करियर ऑक्सीलेटर है, ठीक, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, ऑडियो इनपुट दिया गया, मॉड्यूलेटर में मॉड्यूलेट हुआ, करियर ऑक्सीलेटर में करियर सिग्नल को दिया गया, बफरिंग एम्पलीफायर यूज हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया गया, ड्राइवर एम्पलीफायर लेकर के कहा गया पावर आउटपुट एम्पलीफायर के पास। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है किसका? एफएम ट्रांसमीटर का। वो था हमारा एफएम रिसीवर का। ठीक है, रिसीवर वाले में देखो दो डिफरेंस आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। जो रिसीवर वाले जितने भी ब्लॉक डायग्राम होंगे उसमें आपको स्पीकर जरूर दिखेगा या आउटपुट करके कुछ दिखेगा। ट्रांसमीटर वाले में हमें यहाँ पे देखो एंटीना डायरेक्ट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमीटर देखो, TX मतलब ट्रांसमीटर, RX मतलब रिसीवर, तो इसमें आपको स्पीकर दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली की बात हो रही है, ब्लॉक डायग्राम की बात हो रही है। ट्रांसमीटर वाले में हमें क्या दिखेगा? एंटीना दिखेगा। ठीक है, तो जहां एंटीना, अब ये मत करना यहां भी एंटीना है, यहां एंटीना है, बट एरो भी साथ में आप देखते चलिए कि एंटीना से लेकर के हम कहां ले जा रहे हैं? स्पीकर में ले जा रहे हैं। तो ये हमारा ऑडियो रिसीवर और ये हम ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन हमने कर लिया था। हाँ, ये TRF रिसीवर का डायग्राम है, ये हमने कर लिया है, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज फिडिलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट? रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या होता है? जब एक ही वैल्यू बार बार आ रही है तो उस वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिडिलिटी कहते हैं। इसका नामकरण किया गया है फिडिलिटी। ठीक है, क्या बार बार होने, एक्यूरेट वही चीज बार बार अगर हो रही है तो वो हमारी क्या कहला रही है? फिडिलिटी कहला रही है। तो इसमें यही मतलब पूछा है आपसे कि इसको मीनिंग बताओ डायरेक्ट। व्हाट इज फिडिलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट? किसी भी रिसीवर सर्किट का फिडिलिटी क्या होता है? तो बार बार एक ही चीज बिल्कुल एक्यूरेट रिपीट हो रही है। जैसे मान लो कोई वैल्यू आ रही है 1.36 आ रही है और कई दफा 1.36 ही आ रही है, तो इसको ही रिपीटेशन बोलते हैं। एक ही वैल्यू का कई बार रिपीटेशन और वो वैल्यू सही है तो हम क्या कहते हैं? उसको फिडिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्यूरेसी ऑफ यथार्थता, प्रजनन की यथार्थता लिखा हुआ है, एक्यूरेसी ऑफ
रिप्रोडक्शन यानी मैक्सिमम टाइम वही वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्शन मार्क एक्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का देखो पहले तो ये ब्लॉक डायग्राम है। किसका ब्लॉक डायग्राम है हम बता दे रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का है। ठीक, ये ब्लॉक डायग्राम हमारा किसका है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का है। अब इस ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे ये कार्य करता है। तो यहां से सोर्स हमने दिया, अब ये एनकोडिंग का काम यहां होता है। सोर्स जो भी हो, ऑडियो सिग्नल वीडियो सिग्नल जो भी दिया हमने उसका एनकोड किया, फिर ये चैनल में गया, चैनल में ये और आगे ट्रांसफर होगा और यहाँ मॉड्यूलेशन का काम होगा। क्या होगा यहाँ पे, मॉड्यूलेशन का। तो मॉड्यूलेशन का काम कौन करता है, हमारा मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर हमारा मॉड्यूलेट करेगा, फिर चैनल से होते हुए ये डीमॉड्यूलेट का काम होगा। डीमॉड्यूलेटर डिटेक्टर यहां रहता है, वो सिग्नल को वापस से डीमॉड्यूलेट करेगा, फिर चैनल उसको डिकोड कर देगा और फिर सोर्स डिकोडर के पास जाएगा, उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। तो ये किसका हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। तो इस ब्लॉक के बारे में पूछा था, तो ये ब्लॉक कौन सा है, हमारा मॉड्यूलेटर ब्लॉक है। अब इन सारे ब्लॉक में हमारा एम्पलीफायर नहीं होता है, रेक्टिफायर नहीं होता और मल्टीप्लेक्सर नहीं होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के इस ब्लॉक डायग्राम में नहीं होता है। तो ब्लॉक डायग्राम आपको याद होगा तो आप इजीली कर ले जाओगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक दो बार डायग्राम बनाओगे आपको डायग्राम याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 179 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल यूज हुआ है यहाँ पे उनका नाम बताना। अंकीय अधिमिश्रण में इस्तेमाल संकेत के नाम बताइए। अब देखो यहाँ पे जो सिग्नल दिया है ये डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है। ठीक, कौन सा सिग्नल दिया हुआ है, हमारा 1001 दिया हुआ है, तो ये डिजिटल सिग्नल हुआ है। और इसमें प्रॉपर डाटा नहीं दिया है। प्रॉपर डाटा दैट मीन्स कि और नीचे सिग्नल दिया होता तो हम बता पाते कि ASK है या PSK है या FSK या QAM है। ठीक, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्वाड्रेचर ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये रहा, ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। PSK फेज शिफ्ट कीइंग। और ये हमारा FSK यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक, ASK फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, PSK फुल फॉर्म फेज शिफ्ट कीइंग, FSK का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। QAM का फुल क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन पूरा सही से नहीं पूछा। अब ये वाला अगर पूछा होता खाली कि ये वाला कौन सा सिग्नल है और ऑप्शन में डिजिटल सिग्नल कहीं होता तो हम वो लगा देते, बट यहाँ पे दिया नहीं है। तो अब जब ये चार ऑप्शन है इसको पढ़ लेते कि देखने में एक्चुअल होते कैसे हैं, ताकि हमें कहीं एग्जाम में आए तो हम आसानी से लगा सकें। ठीक, तो ये एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है। ठीक है, ASK। अब ASK का सिग्नल देखो कैसे होता है, बिल्कुल आराम से समझना है। ये हमारी नॉर्मल कैरियर सिग्नल दी जा रही है। ठीक है, ये हमारी कैरियर सिग्नल दी जा रही है, ये हमारा डिजिटल मैसेज दिया जा रहा है। अब जहां जहां 1 होगा वहां वहां वैसे ही सिग्नल आ जाएगा, जहां जहां 1 होगा वहां वहां वैसे ही सिग्नल आ जाएगा, जहां जहां 0 होगा वहां वहां सिग्नल नहीं मिलेगा। ASK में, ASK यानी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, इसमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो 1 देखो इस वाले सिग्नल में जब ये वाली लाइन आ रही है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें सिग्नल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट में देखो जब 0 हुआ हमारा तो यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं प्राप्त हुआ। फिर अगला देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और ये हमारा कैरियर सिग्नल, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिग्नल प्राप्त हुआ।
फिर नेक्स्ट है हमारा 0 और 0। तो इस वाले कंडीशन में देखो यहां से लेकर के यहां तक में कोई भी सिग्नल यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। फिर अगला 1 आ गया और ये सिग्नल दिया है, तो इन दोनों को मिला करके यहाँ पे सिग्नल प्राप्त हुआ। तो ये वाला काम क्या होता है, एम्पलीट्यूड को शिफ्ट करता है। डिजिटल सिग्नल जो दिया जाता है, कैरियर सिग्नल तो सबको मिलता है, ठीक है, जो हम डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहा है। यहाँ हमने डिजिटल सिग्नल दिया जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारा एम्पलीट्यूड देखो शिफ्ट कर रहा है। 0 में 0 दिखा रहा है और 1 में हमारा सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का। अगर ये दिया होता तो हम समझ जाते ये ASK का डायग्राम है। अब हम देखते हैं यहाँ पे FSK का डायग्राम। तो FSK के डायग्राम में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी। अब देखो कैसे शिफ्ट होगी, 1 दिया है तो संघन हो जाएगा, यानी कंप्रेशन हो जाएगा उनके फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, और जहां जहां 0 दिया होगा वैसे ही नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे रहेगा वो। अब देखते हैं 1 दिया है, यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी और यहाँ पे 1 दिया है। 1 दिया है, हाई फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसका मतलब ये बहुत ही संघ हो गया। देखो या कंप्रेशन कितना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, ठीक। अब ये देखो 0 दिया है तो ये नॉर्मल अपनी अवस्था में वैसे ही आ गया वापस से। फिर 1 दिया है, जितने दूर में उतने दूर में फिर फ्रीक्वेंसी में देखो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा, शिफ्ट हो रहा है। फिर हमारा यहाँ पे 0 है तो 0 के अकॉर्डिंग वापस से हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो गई, जैसी थी वैसी की वैसी। फिर यहाँ पे 1 दिया तो 1 के अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरह से शिफ्ट होती है। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ओके। तो ये वाला डायग्राम दिया होता तो हम समझ जाते कि ये FSK का है, और ये डायग्राम दिया होता तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा PSK का डायग्राम है। बट वहां पे सिर्फ आपने देखा कि एक डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है, तो हम कैसे बताएं कि कौन से टाइप का वो है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि ये ASK का ऐसे होता है, FSK का ऐसे होता है और PSK का ऐसे होता है। इसको समझ लेते हैं। 1 दिया, यहाँ पे कैरियर सिग्नल आ रहा है, ठीक। कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं। तो इसको हम सिग्नल आपको समझा दे रहे हैं कि कैरियर सिग्नल ये रहा हमारा, ये डिजिटल मैसेज सिग्नल है हमारा। 1 आया, 1 पे जो सिग्नल है वो दिया। अब देखो ये कब चेंज होगा, जब ये 1 से 0 की तरफ बढ़ेगा और 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा, तो ये अपना फेज शिफ्ट कर देगा, ठीक है, अपना फेज अंतराल शिफ्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इस पे देखो ये यहाँ पे, यहाँ से आया, यहाँ से इस तरह गया नॉर्मल। अब फिर क्या किया, फिर नीचे से स्टार्ट हो गया, यहां से फिर इस तरह से स्टार्ट हो गया। अब यहां पे 0 से 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वापस से इसी में लेकर के आ गया। फिर ये नॉर्मल चलता रहा क्योंकि हमारा 1 2 बार आया है, 2 बार नॉर्मल चला, ठीक। फिर यहाँ पे 0 आ गया, 1 से 0 हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, फेज शिफ्ट कर देगा। तो फेज इसको यहां जाना था ना, ऊपर जाना था, ऊपर ना जा करके ये क्या कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। फिर वापस वैसे ही चलेगा, फिर अभी 0 ही चल रहा है तो नॉर्मल चलेगा। फिर जैसे 0 से 1 होगा, क्या होगा, फिर से फेज शिफ्ट करेगा। तो इसको नीचे जाना था, नीचे ना जाकर क्या करेगा, ऊपर से ही चल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा PSK है, यानी फेज शिफ्ट की। जब भी हमारा 1 सिग्नल इसको मिल रहा है तो ये फेज शिफ्ट कर रहा है। 1 मतलब 1 से 0 या 0 से 1 जा रहा है, तो ये अपना फेज शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमने ASK, FSK और PSK देख लिया है, ठीक। तो हमें यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, तो हम इसका आंसर अभी यहाँ पे नहीं बताए क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा कंप्लीट नहीं है। बट हमने आपको सारे समझा दिए हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो और समझ जाओ कि कहाँ से कौन सा PSK है, कौन सा FSK, कौन सा ASK है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।